गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत और आप लोग देख रहे हैं संजीत WWTC। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे और चैप्टर का नाम है बच्चों भारत का भौतिक विभाजन, है ना। पिछले चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में हिमालय के विभिन्न पार्ट के बारे में बात किए थे और आज हम लोग उसी हिमालय से आज के क्लास को आगे बढ़ाएंगे, है ना। हम लोग हिमालय के विभिन्न पार्ट को देख चुके थे, चाहे वो आपका महान हिमालय हो या शिवालिक हो। अंत में मैं शिवालिक के बारे में काफी बात किया था, है ना। तो आज हम लोग हिमालय का एक और दूसरे तरीके से विभाजन करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आपके NCERT बुक में भी दिया गया है। तो बच्चों, बस आप लोग केवल ध्यान से अपने स्क्रीन पे देखते रहिए और चीजों को भली भांति समझने की कोशिश करिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको सारी चीजें जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए नोट्स को ही इतने बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश किया हूं ताकि आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें और आपको नोट्स बनाने में भी कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह से मैंने वीडियो को बना रहा हूं। ओके, तो आइए अब हम लोग चलते हैं, आज के क्लास को शुरू करते हैं, है ना बच्चों। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग हिमालय को किसी और तरीके से बांटने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे होंगे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार से कलर में यहाँ पे हम लोगों ने चित्रण किया है कि किस प्रकार से हिमालय को बांटा गया है। तो बच्चों, हम लोग हिमालय को आज 4 तरीकों से बांटेंगे। सबसे पहला जो है वो है पंजाब हिमालय। ठीक है, हम लोग एक्चुअली में चल रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग आज देखेंगे हिमालय को। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो है वो क्या है, पंजाब हिमालय। फिर हम लोग देखेंगे कुमाऊं हिमालय, फिर आपका नेपाल हिमालय और लास्ट में असम हिमालय। तो हिमालय को आज हम लोग बच्चों कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पंजाब हिमालय के बारे में, फिर कुमाऊं हिमालय के बारे में, फिर नेपाल हिमालय के बारे में और असम हिमालय के बारे में, है ना। तो आप बिल्कुल बेशक जुड़े रहिए और देखते रहिए, आप सब चीज को समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। देखिए, सबसे पहले क्या है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय का क्षेत्र क्या है, हम भाग को हिमालय के किस भाग को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से कहेंगे? तो आपको दिमाग में रखना है कि सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र और सतलज नदी घाटी क्षेत्र के बीच का जो हिमालय का पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय कहेंगे। देखिए, नोट्स में भी मैंने यहाँ लिखने की कोशिश किया हूँ, है ना, कि यह भाग सिंधु और सतलज के बीच में पड़ता है। पश्चिम से पूरब की तरफ चलने पर इसे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए छोड़िए, आपको मैं पहले के क्लास में बताया था कि यहाँ से आपका मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ लद्दाख से, देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है ना, ये रेड कलर का, तो यहाँ लद्दाख से मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल के ये आपका कश्मीर में इंटर करते हुए पाकिस्तान की ओर बढ़ जाती है। तो एक इलाका ये हो गया। दूसरा हमारा पंजाब से होते हुए बहती है सतलज नदी। पंजाब में हालांकि 5 नदियां बहती है, लेकिन आज अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सतलज की, है ना। तो सिंधु नदी और कौन सी नदी, सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का पार्ट है हम लोग इसी को क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। आप बेसिकली मोटा मोटी ये इंडिया के मैप में बच्चों ये देखोगे कि ये जो रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर का भाग है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय का क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। इसी हिमालय को यदि हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर यदि बढ़ने लग जाते हैं तो इसको अन्य और 2 नामों से जाना जाता है, जैसे कि कश्मीर हिमालय के नाम से, या फिर हिमाचल प्रदेश में इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में इसे हम लोग पंजाब हिमालय ही कहेंगे, लेकिन क्या है कि इसका और 2 नाम क्या क्या हो गया? कश्मीर हिमालय
और हिमाचल हिमालय। लेकिन कब? जब हम पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे। तो बेसिकली आप समझिए ना कि जब कश्मीर में है तो उसको कश्मीर हिमालय कह रहे हैं, और जब हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है हिमालय का, उसको हम लोग हिमाचल हिमालय के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पंजाब हिमालय, ये वाला पार्ट रेड कलर का पार्ट। दूसरा है आपका हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो ये भी याद रखना। देखिए यहाँ सबसे पहले हो गया सिंधु नदी, फिर सतलज नदी। अब याद रखना है कि सतलज और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, काली नदी यूपी में भी बहती है, समझ गया ना। तो सतलज और काली नदी के बीच का ये जो ब्लू कलर का ये जो आप पार्ट देख रहे हो बच्चों, यही है आपका क्या है, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज दैट कि यहाँ से आपकी ये बह रही है, सतलज बह रही है, और यहाँ से ये क्या बह रही है, काली बह रही है। तो ये जो बीच का जो पार्ट हो गया, ये जो बीच का जो क्षेत्र हो गया, ये क्या कहलाएगा, कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र यदि कोई भी आपसे पूछे तो आप बेशक बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहलाएगा। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका पूछ रहा है कि तीसरा है नेपाल हिमालय। तीसरा क्या है बच्चों, नेपाल हिमालय। तो फिर हम लोग बॉर्डर बनाएंगे कौन सा, वही काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी। ठीक है, काली नदी, देखिए यहाँ पे क्या थी, काली नदी थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अब यहाँ जानना है कि आपका काली नदी और यहाँ पर बह रही है, देखिए मैं येलो कलर से मार्क भी कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया तीस्ता नदी का क्षेत्र। तो इसके बीच का ये जो ब्लू कलर का ये जो पार्ट आप देख रहे हो, है ना, ये जो पार्ट हो गया, ये आपका कहलाएगा बच्चों क्या, तो नेपाल हिमालय। आपको पता होगा नेपाल इसी एरिया में स्थित भी है, नेपाल, है ना। तो ये जो हिमालय का वर्गीकरण हुआ, इसका नाम क्या दिया गया, नेपाल हिमालय के नाम से जाना गया। ठीक है, और लास्ट में आपका है आसाम हिमालय। तो आसाम किसके किसके बीच में, तीस्ता और दिहांग नदी, तीस्ता और दिहांग नदी। तो देखिए ये आपका भी मैंने बताया कि तीस्ता नदी का ये जो क्षेत्र है ना, तीस्ता नदी, और ये देहांग देबांग यानी ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र हो गया, ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, तो आसाम हिमालय का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, आसाम हिमालय का क्षेत्र। तो आज हम लोगों ने हिमालय को कितने पार्ट में बांटा, 4 पार्ट में बांटा। ठीक है, सबसे पहला पंजाब हिमालय, ये वाला जो क्षेत्र है आप देख रहे हो, ये क्या कहलाएगा, पंजाब हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि ये वाला जो क्षेत्र है वो कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदी का बीच का जो क्षेत्र है वो कुमाऊं हिमालय कहला गया। ठीक है, फिर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका क्या कहला जाएगा, नेपाल हिमालय। इसी प्रकार से काली नदी और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, आसाम हिमालय। तो हिमालय को आज वर्गीकृत हम लोग कितने पार्ट में किए, 4 पार्ट में। बहुत आसान याद रखना है, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु और सतलज के बीच का जो पार्ट हुआ पंजाब हिमालय, उसको 2 और नाम से जानते हैं, कश्मीर हिमालय और कौन सा हिमालय, हिमाचल हिमालय। ठीक है, फिर आ जाइए नीचे, तो नीचे आपका हो गया कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय किसके किसके बीच में, तो सतलज, लास्ट का बॉर्डर कौन था, सतलज था ना। लास्ट हम लोग यहाँ देख रहे थे सतलज फ्लो कर रही थी, और यहाँ पे कौन सा फ्लो कर रही थी, काली नदी। तो सतलज और काली वाला क्या हो गया, कुमाऊं। फिर आपका यहाँ पे तीसरा स्टार्ट हो रहा कौन सा, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय हो गया काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, है ना। और तीस्ता और देहांग के बीच का ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका असम हिमालय हो गया। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आइए अब हिमालय का आखिरी पार्ट जो पूर्वी भाग में, वो किस प्रकार से है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो देखोगे बच्चों कि यहाँ पर तो हम लोगों ने इस एरिया में अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका देख रहे थे, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि असम हिमालय के नाम से अभी हम लोगों ने देखा था, है ना।
और यहाँ पर अब हम लोगों को देखना कि पूर्वी भार पर्वत और पहाड़ियां ब्रह्मपुत्र नदी से हिमालय की पूर्वी सीमा जो है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी, बताए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यू आकार की आकृति बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। हालांकि इसका भी जो उद्गम क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र नदी का, वो बच्चों कहाँ है, तो वही मानसरोवर झील जहां से सिंधु नदी निकलती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री हमारे भारत देश में कहां से करती है, तो इसी अरुणाचल प्रदेश से। तो इसी अरुणाचल प्रदेश से हिमालय की जो पूर्वी सीमा है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन हिमालय यहाँ के बाद से दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलकर पूर्वी पहाड़ियों या पूर्वांचल का निर्माण करते हैं। यानी ये जो आप पार्ट देख रहे हो, चाहे वो पटकोई हो, चाहे वो नागा हो, चाहे वो मणिपुर हो, ये आप फिर आपका लुसाई जो देख रहे हो, ये सारी जो पार्ट आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं ये हिमालय का ही ये विस्तार है। लेकिन ये सतत विस्तार नहीं है। आगे आप यदि आगे के क्लासेस में आप पढ़ोगे 12th वगैरह में या ग्रेजुएशन में, तो आपको पता चलेगा कि जो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हो, तो हिमालय का विस्तार जो है वो वहां तक है। लेकिन वो सबमर्ज है, वो जल में डूबा हुआ पार्ट है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है बच्चों की ब्रह्मपुत्र नदी से हिमालय की पूर्वी सीमा जो है वो समाप्त हो जाती है इस क्षेत्र से, ठीक है। और उसके बाद दिहांग गॉर्ज, मतलब वही जो यू आकार की जो महाखड्ड बना के इंडिया में प्रवेश करती है, उसके बाद से हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए, देखिए यहाँ से एक तीखा मोड़ बनाते हुए क्या करती है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ, तो देखिए ना ये इंडिया का पूर्वी पार्ट है, ये बॉर्डर बना रहा है, ठीक है, पूर्वी पहाड़ियों या पूर्वांचल का निर्माण करता है। इसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल का निर्माण करते हैं। इस एरिया में आपको बहुत सारी पहाड़ियां मिलेगी, जैसे गारो, खासी, जैंतिया, है ना। जहां पर अभी मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ रेड कलर का जो ब्लिंक कर रहा है ना, या फिर मैं मार्क करता हूँ कि ये इस इलाके में आपको मिलेगा गारो, खासी, है ना, जैंतिया, ये सारी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। और ठीक इधर आप देख रहे हो कि पटकोई है, नागा है ना, और ये लुसाई है। तो वही पूर्वांचल में किन किन नामों से जाना जाता है, तो पटकाई, नागा, मणिपुरी, है ना, वही यहाँ पे मणिपुर मणिपुरी हो गई। और यहाँ ये मिजो की पहाड़ियां, मिजोरम में जो पहाड़ियां वो मिजोरम की पहाड़ियां कहलाएगी, और लुसाई भी उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हिमालय का क्या हो गया, पूर्वी विस्तार हो गया, ठीक है बच्चों। आगे के क्लासेस में आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप अंडमान निकोबार द्वीप देख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपका हिमालय का ही विस्तार है, ठीक है। तो हम लोग भारत के भौगोलिक क्षेत्र विभाजन में हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले हिमालय को पढ़ना था। हिमालय के बाद हमारा जो पढ़ना था वो नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ना था, यानी कि उत्तरी मैदान पढ़ना था। तो आइए अब हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। तो भारत का उत्तरी मैदान मुख्यतः 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है। नदी से नहीं, 3 नदी तंत्र से बना है। वो कौन कौन है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। यानी कि भारत में ये जो उत्तरी मैदान का ये जो क्षेत्र है, भारत में देखोगे तो उत्तरी मैदान का क्षेत्र इस तरह से आपको विस्तारित रूप से देखने को मिलेगा। इस तरह का आकार में एकदम फैला हुआ है, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी यहाँ आपको देखने को इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह की जो आकृति आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है बच्चों, है ना। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण जो है वो मुख्यतः जो है वो किन नदियों से हुआ है, अब आपको ये जानना है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण जो है वो बच्चों मुख्यतः 3 नदी तंत्र से हुआ है। पहला कौन से, सिंधु से, दूसरा गंगा से, और तीसरा किससे, ब्रह्मपुत्र के मैदान से हुआ है, ठीक है। ये 3 नदी तंत्र से मैंने शुरू में आपको बतलाने की कोशिश की कि यहाँ से सबसे पहले आपको याद रखना है कि तिब्बत के पास जो स्थित है मानसरोवर झील, वहां से निकलती है सिंधु। तो सिंधु नदी इंडिया में लद्दाख से प्रवेश करते हुए कश्मीर होते हुए पाकिस्तान एंट्री कर गई। लेकिन सिंधु नदी अकेले नहीं है, सिंधु नदी तंत्र की यहाँ बात की जा रही है। तो सिंधु में रावी, झेलम, चेनाब,
ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां हो गई। तो ये किसका तंत्र हो गया? सिंधु का हो गया। तो ये सिंधु नदी तंत्र में इतनी सारी नदियां आ गई। तो इन सभी नदियों का योगदान है नॉर्दर्न प्लेन्स बनाने में। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखोगे तो दूसरा नाम क्या है? गंगा है। तो गंगा यहाँ से आप निकल रही है, हिमालय से आप जान रहे हो, गंगोत्री से निकल रही है ना। तो गंगा नदी तंत्र में भी बहुत सारी नदियां हैं, आपको पता होगा। यमुना है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, सोन है, पुनपुन है, यमुना है। तो इस प्रकार से बहुत सारी नदियां हैं। तो इन सारी नदियों का योगदान हुआ इस उत्तरी मैदान का निर्माण करने में। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी मानसरोवर झील से निकलती है। और अभी मैंने बताया कि जब वो अरुणाचल प्रदेश के पास आती है तो वो इंडिया में इस प्रकार से एंट्री करती है। और किस प्रकार की आकृति बनाते हुए? तो यू आकार की आकृति बनाते हुए, है ना, इंडिया में ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये तीन नदियों के द्वारा ही बेसिकली जो है वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपसे यदि कोई भी पूछे कि भारत में उत्तरी मैदान का निर्माण जो है वो कैसे हुआ, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी मैदान का निर्माण बेसिकली गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। समझ गए ना। ये सारी नदियां जो है जब वो पहाड़ियों से नीचे उतरती है तो अपने साथ बहुत सारे निक्षेप लेकर नीचे उतरती है। और यह प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि लाखों वर्षों से होते आ रही है। लाखों वर्षों से नदियां ऊपर से कंटिन्यूअस बहते आ रही है, ऊपर से नीचे अपर्दन का कार्य करते आ रही है, निक्षेप लेकर आ रही है ना। और वो डिपोजिशन करते जा रही है, करते जा रही है, और उसी का ये परिणाम है कि इतना विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। और उत्तरी मैदान भारत के लिए हम कहेंगे बच्चों की एक वरदान है। आगे के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि उत्तरी मैदान जो है ना वो भारत के लिए कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। भारत की अर्थव्यवस्था में, यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन में ये जो आपका उत्तरी मैदान है वो बहुत ही क्या है? सहायक है। समझ गए ना। आइए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। देखेंगे, यह मैदान लाखों वर्षों के दौरान जमा हुई जलोढ़ मिट्टी से बना। मैंने बता दिया कि ये जो बना है ये आपका उत्तरी मैदान, ये इन नदी तंत्रों के द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। और इसका निर्माण जो हुआ है कोई एक दो वर्षों में नहीं बल्कि बच्चों लाखों वर्षों का ये परिणाम है। ठीक है, उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल की यदि बात किया जाए तो कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी टोटल एरिया आप देख के सोच सकते हो कि कितने बड़े भूभाग पे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, 7 लाख किलोमीटर। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, ये सब याद रखोगे आपके लिए काम आएंगे, है ना। कि इसकी लंबाई जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स की कितना है? तो वो 2400 किलोमीटर लंबा, और चौड़ाई में थोड़ी सी विविधता है। कहीं पर इसकी चौड़ाई 240 है तो कहीं पे इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो बेसिकली इस स्लाइड में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या जाना, आइए थोड़ा सा इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि भारत के जो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है वो मुख्यतः तीन नदी तंत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा लाखों वर्षों से जो सतत रूप से उनके द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेप है उन उससे इसका निर्माण हुआ है ना। और यह पूरा का पूरा जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। और आप समझ सकते हो, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया हूं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो बच्चों दुनिया की क्या है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। यानी जलोढ़ मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ और कोई मिट्टी नहीं। तो आप समझ सकते हो कि ये जो समस्त उत्तरी मैदान है वो कृषि के क्षेत्र से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई भी चीज का बीज छिड़क दो, किसी भी चीज का खेती कीजिए, दम भर होगा। दूसरा चीज क्या है कि मिट्टी तो उपजाऊ है ही, साथ ही साथ नदी का भी खूब प्रवाह है इस क्षेत्र में। अपवाह क्षेत्र नदी का काफी है, इसलिए सिंचाई का भी कोई कमी नहीं है। समझ गए ना। तो इस वजह से
यहाँ पर कृषि कार्य करना जो है वो काफी आसान होता है। प्लस ये जो मैदान है वो बिल्कुल समतल मैदान है, झारखंड के जैसा ये पठारी क्षेत्र नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे कृषि कार्य करना काफी आसान होता है ना। इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मैं फिर से बता दूं 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई जो है वो 240 से 320 किलोमीटर के लगभग है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम रह गया हो या नोट्स चाहिए बच्चों, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पे दिया हो गया है 7992405095। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से नोट्स से इस चैप्टर का ले सकते हो, या किसी भी चैप्टर का आप नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं नंबर को रिपीट कर दूं, 79924050, और यहाँ पे लास्ट में 95 है, समझ गए, 5095 है। तो आपको यदि किसी को भी नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल मुफ्त में, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग बच्चे इस स्लाइड में देखेंगे कि ये जो उत्तरी मैदान है इसको भी विभाजित किया गया है। जैसे हम लोग हिमालय का विभाजन किए ना, ठीक उसी प्रकार से उत्तरी मैदान को भी क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले पंजाब का मैदान, फिर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये आपको दिमाग में 3 ही रखना है। हिमालय को थोड़ा सा 4 पार्ट में हम लोगों ने अभी देखा, लेकिन उत्तरी मैदान को 3 पार्ट में ही दिमाग में रखना है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। बहुत ही सरल है बच्चों, बस आप ध्यान से देखते चलिए, है ना। पंजाब का मैदान, यदि मैं पंजाब के मैदान की बात करूं तो आप लोग को मैं लोकेट कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये जो येलो कलर का मैं मार्क कर रहा हूँ, रेड कलर का ये जो एरिया बना हुआ है इंडिया का मैप में आप देख रहे हो, ये आपका पंजाब का मैदान है। ये कौन सा क्षेत्र है? पंजाब का मैदान है। क्लियर? ठीक है, ये कौन सा, ये जो रेड कलर का जो क्षेत्र आप देख रहे हो और मैं येलो कलर से चला रहा हूं, है ना, ये कौन सा पार्ट है? तो पंजाब का मैदान है। ओके, फिर से मैं दूसरा लोकेशन को आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये जो आपका ग्रीन कलर का पार्ट है ये आपका टोटल कहलाएगा गंगा का मैदान। ये जो इलाका है वो क्या कहलाएगा? गंगा का मैदान, है ना। ये जो इलाका है ये क्या कहलाएगा? गंगा का मैदान। ये जो टोटल ग्रीन कलर का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये कहलाएगा आपका गंगा का मैदान। और ये जो ब्लू कलर का जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये इसका विस्तार आपको यहाँ से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से होता है, और इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अपवाह चैप्टर में, है ना। जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे उस समय ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, है ना। तो ये जो आपका क्षेत्र है तो क्या कहलाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, है ना। तो 3 पार्ट में समस्त उत्तरी मैदान को बांटा गया है। सबसे पहला कौन हो गया? पंजाब का मैदान। नंबर 2 कौन हो गया? गंगा का मैदान। और तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को अब समझने में परेशानी नहीं होगी। और मैप में भी यदि आपको लोकेशन देने के लिए, बताने के लिए कह दिया जाए तो आपको अब कोई क्षेत्र का किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यदि आप गौर से इन चीजों को देख रहे होंगे, है ना। कि ये जो रेड कलर का पार्ट है आपका क्या कहलाएगा? पंजाब का मैदान। ये जो ग्रीन वाला जो सर्कल का एरिया है गंगा का मैदान, और ये ब्लू वाला जो पार्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ओके, आइए अब हम लोग पंजाब का मैदान के बारे में जानते हैं। तो पंजाब का मैदान जो है वो मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदी, यानी हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र के द्वारा, सिंधु नदी तंत्र, नॉट ओनली सिंधु, सिंधु और उसकी सहायक नदी यानी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पंजाब का मैदान कहेंगे।
देखिए लिख रहा है यह उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को बनाता है, यानी उत्तरी मैदान जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, मैंने मैप में वहां थोड़ा सा एक ड्राइंग इस तरह से करने की कोशिश की थी ना, तो इसका मैंने क्या बताया कि पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग ये वाला पार्ट कहलाएगा, है ना, ये वाला पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है बच्चों, तो सिंधु और उसकी सहायक नदी, किसके किसके द्वारा, सिंधु और उसकी सहायक नदी। तो सहायक नदी कौन कौन है उसकी, तो आप लोग मैं पहले भी बताया हूं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। यानी कि हम साफ शब्दों में समझ सकते हैं बच्चों की पंजाब के मैदान का निर्माण किसके किसके द्वारा हुआ है, सिंधु और उसकी सहायक नदी, और सहायक नदी में कौन कौन है, तो झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, सतलज, ओके। इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो कहां पर है, तो पाकिस्तान में, ये आप एरिया देख रहे होंगे, है ना, ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, है ना। इसका ज्यादातर पंजाब के मैदान का ज्यादातर पार्ट जो है वो कहां पर है, पाकिस्तान में है। इस मैदान में दोआब की भरमार है, दोआब, यहां पर आपको समझना होगा कि दो मतलब तो नंबर 2 हो गया, और आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। दो का मतलब संख्या दो, और आब का मतलब होता है बच्चों दो नदी की बीच की भूमि, है ना, इसी को क्या कहते हैं, दो आब। और पंजाब, पंजाब मतलब पंज जोड़ आब, पंज जोड़ आब, तो पंज मतलब पांच, ठीक है, पांच, और आब मतलब पांच नदियों के बीच का भाग। तो पंजाब में बेसिकली बच्चों कितनी नदियां बहती है, पांच नदियां बहती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है क्या, पंजाब। ये आपसे एक सवाल भी पूछा जा सकता है कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों रखा गया, तो पंज मतलब पांच, और आब मतलब नदियों के बीच का क्षेत्र या भाग हम कह सकते हैं। तो पंजाब में कितनी नदियां प्रवाहित होती है, पांच। आप नाम भी देख सकते हो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और ये आपका सतलज। तो ये पांच नदियों से अपवाहित क्षेत्र है हमारा, इसी वजह से इसका नाम क्या है, पंजाब है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इस टॉपिक में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह गई होगी, है ना। तो पहला हम लोग क्या पढ़ लिए बच्चों, पंजाब का मैदान। तो पंजाब का मैदान में किसी को कोई किसी भी प्रकार की समस्या, और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप हमसे सलाह ले सकते हो, या फिर मैंने आपको अपना नंबर भी बतला चुका हूं, उस नंबर पे भी आप मुझसे संपर्क करके और विस्तार पूर्वक कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हो। मेरा नंबर है 7992405095, ओके। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपका है गंगा का मैदान, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, गंगा का मैदान ना। तो आइए अब हम लोग गंगा का मैदान के बारे में जानते हैं कि यह कह रहा है कि यह मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। ये नदी किसके किसके बीच का क्षेत्र है, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहेंगे, गंगा का मैदान। और ये क्षेत्र पूरी तरह से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब गंगा और उसकी सहायक नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया है। और एक विशेष जानकारी कि भारत में जो उत्तरी मैदान क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो गंगा और उसकी सहायक नदी के द्वारा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पंजाब का मैदान, तो पंजाब का मैदान विशाल है जरूर, लेकिन उसका अधिकांशता पार्ट जो है वो कहां पर है, पाकिस्तान में है। लेकिन भारत का जो उत्तरी मैदान एक्चुअल में है उसका अधिकांश भाग का निर्माण वो किसके द्वारा किया गया है, तो गंगा और उसकी सहायक नदी, यानी ये वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। हालांकि पंजाब के मैदान का भी कुछ हिस्सा हमारे लिए है, ऐसा नहीं कि टोटल का टोटल वो पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी तुलना यदि इन तीनों की तुलना यदि हम करें तो सबसे ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद, सबसे ज्यादा हमारे लिए लाभकारी कौन है, तो गंगा का जो मैदान है, ये वाला पार्ट जो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में है।
क्योंकि आप समझ सकते हो कि इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। भारत के उत्तरी राज्य, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो और झारखंड के कुछ भाग जो है वो इसमें आते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में कौन, हमारा WB यानी कि पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, यानी आप ऐसा समझिए ना कि गंगा नदी का टोटल अपवाह क्षेत्र ये गंगा का मैदानी क्षेत्र कहलाएगा। तो है ना, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों, निकल रही है और लास्ट में पश्चिम बंगाल में आके बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये जो ब्लू कलर का आप रास्ता देख रहे हो यही रास्ता है, पूरा एरिया को कवर करके रखी है और इसी को क्या कहा गया है, गंगा का मैदान। और ये हमारे लिए समझिए कि बहुत बहुत लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है। ठीक है, आइए अब हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत ही विशाल हम नहीं कह सकते हैं, छोटा है। यह उत्तरी मैदान के पूर्वी हिस्से का निर्माण करता है, जैसे पश्चिमी हिस्से का निर्माण अभी हम लोगों ने आपको बतलाया था ना कि इस प्रकार से जैसे ये बना था। तो पश्चिमी पार्ट जो था वो क्या कहला रहा था, ये वाला जो था हिस्सा वो कहलाया पंजाब का मैदान। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है पूर्वी पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और बीच का जो रेस्ट का जो ये पार्ट है यही आपका कहलाएगा क्या, गंगा का मैदान। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो उत्तरी मैदान का पूर्वी विस्तार है, यानी पूर्वी भाग है ना। और इसका हिस्सा, मुख्य हिस्सा कहाँ पर पड़ता है, आसाम में। ठीक है, कहां पर, आसाम में। क्लियर। आइए अब हम लोग देखते हैं आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या है, आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को भी कितने भागों में बांटा गया है, 4 क्षेत्रों में, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। मैं जो कुछ भी कंटेंट तैयार किया हूं बच्चों वो आपका NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही है। हाँ, ये बात सच है कि मैं बुक से कुछ ज्यादा विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि वो जरूरी भी है ताकि आपका एक बेस बन सके फ्यूचर के लिए, है ना। आप यदि अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका बेस नहीं बन पाएगा, बस केवल क्वेश्चन आंसर तक ही आप सिमट के रह जाओगे। तो कितने भागों में बांटा गया है उत्तरी मैदान को, 4। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा क्या है, खादर। ये भांगर लिखा गया या बांगर आप समझ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप बच्चों देखोगे भाबर, क्या लिख रहा है कि पर्वतों से निकलने के बाद नदियां एक सक्रिय पट्टी में गुटिकाओं का निक्षेपण करती है। इस पट्टी की चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। यह शिवालिक के समानांतर है। इस क्षेत्र में आने पर सभी सरिताएं विलुप्त हो जाती है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब आपको हम समझा रहे हैं। अब देखिए कि ये जो हिमालय है यहाँ से नदी निकला, अब यहाँ से जब ये हिमालय से निकला तो ये अपने साथ क्या कर रही है, तीव्र अपरदन का कार्य कर रही है। मतलब औसत हिमालय का हम हाइट बताए थे आपको लोगों को 6000, है ना, 6000 मीटर उसका एवरेज जो है वो ऊंचाई है। आप इस चीज को समझ सकते हो कि जब उतना ऊंचाई से ये पानी आ रहा है तो अपने साथ कितना अपरदन का कार्य करते हुए आएगी। तो ऊपर से जितना ये पत्थर उत्तर लेकर आया सब लाकर इस एरिया में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, लाकर जमा कर दिया। और यहाँ पर तो ये छोटा दिख रहा है लेकिन इसका जो चौड़ाई यदि देखोगे तो 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर के बीच में होता है। 8 टू 16 किलोमीटर के बीच का ये क्षेत्र होता है। और लगभग ये शिवालिक, जो हिमालय का हमने एक वर्गीकरण पढ़े थे ना कि सबसे नीचे वाला जो हिमालय था शिवालिक, तो ये उसके लगभग ये क्या है, समानांतर होता है कि यानी कि पैरेलल होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों कि इस क्षेत्र में जब ये नदी ऊपर से आ रही है, नदी ऊपर से जब ये आ रही है, ऊपर से ये नदी आ रही है ना। और इस क्षेत्र में जैसे ही आती है तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे क्या डिपोजिशन का कार्य ज्यादा हुआ है। इस वजह से इस नदी यहाँ पर दिखबे नहीं करता है, अंडरग्राउंड मतलब कि पत्थर के नीचे नीचे बहती है। यानी इस क्षेत्र में ऊपर में नदी का प्रवाह जो है वो उतना दिखता ही नहीं है।
तो इसी क्षेत्र को क्या कहा गया है? भाबर कहा गया है। इस क्षेत्र में क्या कहा, इस क्षेत्र को क्या कहा गया? भाबर। समझने की कोशिश कीजिए, नदी ऊपर से आई, बहुत ज्यादा अपर्दन का कार्य करते रहती है, इस वजह से इस क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर चट्टान आकर जमे हो जाते हैं, और वो भी 8 से 16 किलोमीटर का क्षेत्र में। और इस वजह से क्या होता है कि नदियां इस क्षेत्र में विलुप्त तो हो जाती है, दिखता ही नहीं है। तो पानी कहाँ गायब हो गया? नहीं, पानी जो है वो अंडर, उसके नीचे से बह रही है। देखिए ना, मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नीचे से बह रही है, ठीक है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाया? भाबर कहलाया। क्या कहलाया? भाबर। अब देखिए तराई, अगला टॉपिक क्या है आपका? तराई है ना। तो क्या कह रहा है? यह भाबर के दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण मतलब उसके नीचे का जो पार्ट है उसमें स्थित है। इस क्षेत्र में सरिताएं फिर से निकलती है और इस क्षेत्र को एक नम और दलदल क्षेत्र बनाती है। यानी ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाया? तराई। मतलब यहाँ से अंदरे अंदरे पानी बहा और आकर यहाँ पर एक ही जगह लबालब इस तरह से जमा हो गया है। और यहाँ पर नदियां तब तक रुकी रहती है जब तक कि वो उसको एक समुचित ढाल का आकलन न हो जाए, आके पानी इस क्षेत्र में एकदम लबालब जो है वो भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। अब बताओ, कोई जगह होगा ऐसा जहां पर पानी आके हमेशा जमा हुआ रहेगा, तो जगह सूखा होगा या दलदल नमी वाला होगा? तो जाहिर सी बात है कि वो जगह कैसा होगा? नमी दलदल वाला होगा, है ना। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा मच्छर इसी तराई वाला क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मच्छर का प्रकोप इसी तराई वाला क्षेत्र में होता है, क्योंकि जल का क्या होता है? जमाव होता है, ठीक है। तो ये जो इलाका क्या हो गया? तराई का क्षेत्र कहला गया। अब इसके बाद नदी जो है वो बहने के लिए शुरू होती है, तो उससे निर्माण होगा बांगर का और खादर का। तो खादर क्या है, बांगर क्या है, बस आप जुड़े रहिए। 2 मिनट में आपको वो सारी चीजें जो है मैं फिर से समझा दूंगा कि खादर क्या है और बांगर क्या है। हालांकि मैं पहले के एक वीडियो में उसको समझाया हूं, लेकिन वो क्लास 10 का वो वीडियो रहा है ना। आइए, अब देखिए बांगर, यानी कि जब मिट्टी जो है वो नदी जो है वो अप बहती है, तो सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पर ये जो क्या था, बड़ा बड़ा पत्थर को जमा कर दिया। सबसे पहले इस क्षेत्र में बड़ा बड़ा जो है वो पत्थर अपने साथ जो लेकर आया, उसको वो इस एरिया में क्या कर दिया? जमा कर दिया, ये बांगर वाले इलाके में। लेकिन अभी भी उसमें मिट्टी और जो हल्के चीजें थी वो अभी भी उसके साथ बह रही है। और जैसे जैसे अब वो मैदानी क्षेत्रों में आएगी, उसका स्पीड जो होगा वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, है ना। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी, ये जो जलोढ़ मिट्टी का डिकम्पोजिशन करके रख दिया है, नदियां करती है, इसी को क्या कहते हैं? बांगर। लेकिन ये बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ होती है। बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ होती है। और खादर जो होती है वो नई जलोढ़ होती है। खादर क्या होती है? नई जलोढ़ होती है। और बांगर जो होती है बच्चों, पुरानी जलोढ़ होती है। यानी बांगर क्या, जब नदियों में बहुत ज्यादा उफान आता है, यानी 4 साल 5 साल के बाद जब बहुत ज्यादा पानी आती है, तो वो पानी को, ये प्रवाह क्षेत्र आप समझिए, ये नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना। ये नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और जब बहुत ज्यादा उफान आएगा तो ये मिट्टी को इधर ठेल देगा, इधर ठेल देगा, है ना। तो ये इससे जो है, ये जो चीजें होती है 4 साल 5 साल के बाद होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ कहते हैं। होता तो जलोढ़े मिट्टी है, लेकिन ये हर साल इसका निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और ये जो नदी का प्रवाह का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, इसमें हर साल वो नया नया जलोढ़ मिट्टी लाके जमा करते जाता है। इसी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? खादर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखने की भी कोशिश किया हूं कि यह सबसे पुरानी जलोढ़ मृदा से बना क्षेत्र है। किससे बना होता है? पुरानी जलोढ़। यानी हर 4 साल 5 साल में इसका निर्माण होता है। यह उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है। मैंने कहा ना कि ये जब बाढ़ आती है, खूब उफान आती है नदियों में, तब इस मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब चूना का जो है वो निक्षेप पाया जाता है, दानेदार कंकड़ पाए जाएंगे, है ना, सफेद सफेद कंकड़ पाए जाएंगे। अब है खादर। सबसे नई जलोढ़ मृदा से बनने वाले बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं।
इस क्षेत्र की मिट्टी हर साल नई हो जाती है, इसलिए यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ होती है। अब जाहिर सी बात है बच्चों की जो नया चीज होगा वो ज्यादा ना चकाचक होगा। अब नया गाड़ी रहेगा पुराना गाड़ी रहेगा, दोनों एक ही जैसा माइलेज देगा, एक ही जैसा चलेगा नहीं ना। नया गाड़ी रहेगा तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा ना। तो उसी प्रकार से नया मिट्टी कौन है, खादर है। तो खादर में जो है वो ज्यादा फर्टिलिटी होती है, ज्यादा उपजाऊ होते हैं, और बांगर जो होता है उसकी तुलना में कम उपजाऊ होती है। लेकिन याद रखना होता दोनों उपजाऊ है, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो वो खादर जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है ना। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको आज का क्लास में बहुत मजा आया होगा और सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। और यदि समझ में आ गया बच्चों तो अभी तक आप लाइक बटन नहीं दबाए हो तो इतना कर दो यार कि लाइक बटन को दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो शर्माओ नहीं, सब्सक्राइब करो। मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ और आपसे मैं किसी भी दूसरे चीज की कोई अपेक्षा नहीं किया हूं, न किसी पैसे की न और कोई चीज की, है ना। बस आप लाइक कर दो, मेरे लिए उतना काफी है। आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में दो चार बातें लिख दो, मुझे और अच्छी लगेगी। और चैनल को तो भैया सब्सक्राइब जरूर करना। ये लास्ट में मैं जाते जाते कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप खुद भी करो, और घर में जितने मोबाइल है उन सब में सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों का भी मोबाइल मांग के उसमें भी सब्सक्राइब कर दो। चलिए बच्चों, इसी आशा और उम्मीद के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम लोग बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।